नमस्ते। कभी सोचा है कि कैसा हो अगर अपना पूरा दिन बिना किसी पर गुस्सा हुए, बिना निराश हुए या परेशान हुए निकल जाए? आज हम ठीक इसी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे सिस्टम के बारे में जिससे अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल पाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या हो अगर जो लोग सबसे ज्यादा परेशान करते हैं उनका हमारी भावनात्मक हालत पर कोई असर ही ना पड़े? देखिए, ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन ये तो मुश्किल लोगों और सिचुएशंस पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। लेकिन सच कुछ और है। सच तो ये है कि हमारे इमोशनल रिएक्शंस को दूसरे लोग कंट्रोल नहीं करते, उसे हम खुद कंट्रोल करते हैं। तो जब भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन महसूस हो तो एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। असल में ना, कोई सिचुएशन या कोई इंसान हमें गुस्सा नहीं दिलाता। होता ये है कि हमारे ही दिमाग में कुछ ऐसे जाल बन जाते हैं जिसमें हम खुद ही जाके फंस जाते हैं। और पता है, ऐसे तीन तीन बड़े खतरनाक इमोशनल ट्रैप्स हैं जो हमें हमेशा रिएक्टिव बनाए रखते हैं। मतलब बात बात पर रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं। और अगर इन जालों को नहीं समझा तो समझिए कि जिंदगी भर हर मुश्किल इंसान के रहमो करम पर ही जीना पड़ेगा। तो पहला जाल है पर्सनलाइजेशन का जाल, यानी हर बात को दिल पर ले लेना, पर्सनली ले लेना। ये तब होता है जब लगता है कि सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। जैसे मान लीजिए ट्रैफिक में किसी ने कट मार दिया, तो दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? यही ना, कि इसने जानबूझकर मेरी बेइज्जती करने के लिए ऐसा किया है। जबकि सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर लोगों के कामों का हमसे कोई लेना देना ही नहीं होता। अच्छा, दूसरा है एक्सपेक्टेशन का जाल, मतलब उम्मीदों का जाल। ये तब होता है जब हमारे मन में लोगों के लिए कुछ पक्के नियम बन जाते हैं कि उन्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, और जब वो वैसा नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है, निराशा होती है। और ये जाल तो लगातार डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ही ले जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है, दुनिया किसी एक इंसान के बनाए नियमों के हिसाब से तो नहीं चलती है ना। और फिर आता है तीसरा जाल, कंट्रोल का जाल। ये एक तरह का विश्वास है कि हम अपने इमोशनल रिएक्शन से, अपने गुस्से से या अपनी नाराजगी से दूसरे लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। लेकिन कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम दूसरों को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि जब भी कोई ऐसा इमोशनल रिएक्शन होता है तो हमारे दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है। देखिए, ये जो भावनाएं हैं ये बस ऐसे ही कहीं से नहीं आ जाती। इनके पीछे खास न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, और अच्छी बात यह है कि इन प्रोसेस को कंट्रोल करना सीखा जा सकता है। होता क्या है कि जब भी हमारे दिमाग को किसी भी तरह का खतरा महसूस होता है तो ब्रेन का एक अलार्म सेंटर है जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो एक इमोशनल हाईजैक शुरू कर देता है। मतलब वो हमारे पूरे सिस्टम में एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स की बाढ़ ला देता है। और मजे की बात देखिए, आज के जमाने में हमारा दिमाग एक खूंखार जानवर और एक परेशान करने वाले कलीग के बीच फर्क ही नहीं कर पाता। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस इमोशनल हाईजैक के दौरान हमारे दिमाग का जो लॉजिक वाला हिस्सा है, जो सोच समझकर फैसला लेता है, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो कुछ देर के लिए ऑफलाइन हो जाता है, बंद हो जाता है। और यही वजह है कि गुस्से में लोग अक्सर ऐसी बातें बोल जाते हैं या ऐसे काम कर जाते हैं जिन पर उन्हें बाद में बहुत पछतावा होता है। तो सवाल ये है कि इसका सल्यूशन क्या है? घबराइए नहीं, इसका सल्यूशन है एक सीधा साधा 3 स्टेप का एक्शन प्लान। इसे एक ऐसी टूल किट समझिए जिसे कोई भी सीख सकता है और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख सकता है। ये पूरा प्लान सिर्फ 3 आसान स्टेप्स पर टिका है। पहला है द पॉज, मतलब थोड़ा रुकना। दूसरा है द रीफ्रेम, यानी अपने दिमाग में चल रही कहानी को बदलना। और तीसरा है द डिटैचमेंट, मतलब खुद को उस सिचुएशन से अलग करना। चलिए एक एक करके समझते हैं कि यह काम कैसे करता है। तो पहला स्टेप है द पॉज, यानी रुकना। जिस पल भी ऐसा लगे कि कोई इमोशन हावी हो रहा है, बस उसी वक्त एक ब्रेक लीजिए। ये 3 गहरी सांसें लेने जितना सिंपल हो सकता है। ये छोटा सा काम हमारे ऑटोमेटिक रिएक्शन के साइकिल को तोड़ देता है और हमारे सोचने समझने वाले दिमाग को वापस ऑनलाइन आने का टाइम दे देता है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, द रीफ्रेम, मतलब कहानी को फिर से गढ़ना। चलिए वही ट्रैफिक वाला उदाहरण लेते हैं। जब कोई कट मारता है तो हमारे मन में फौरन एक कहानी बन जाती है ना? ये ड्राइवर कितना मतलबी है, इसे किसी की सेफ्टी की कोई परवाह नहीं है। यही वो नेगेटिव कहानी है जो अंदर ही अंदर गुस्सा और स्ट्रेस पैदा करती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये कहानी जो हम खुद को सुना रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हो?
बस यही एक सवाल पूछना, यहीं से रीफ्रेमिंग की शुरुआत होती है। ये अपने पहले रिएक्शन पर सवाल उठाने और जानबूझकर एक बेहतर, एक पॉजिटिव कहानी चुनने का मौका देता है। सोच कर देखिए, इसकी तो कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, है ना? हो सकता है कि वो ड्राइवर किसी मेडिकल इमरजेंसी में हो, या हो सकता है कि उनसे बस एक छोटी सी गलती हो गई हो। ये भी तो हो सकता है कि उनका दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा हो, या शायद उन्हें पता भी नहीं चला कि उन्होंने कट मार दिया है। इनमें से कोई भी दूसरी कहानी सोचिए, गुस्सा फौरन कम हो जाता है। यही है रीफ्रेमिंग की पावर। चलिए अब ये देखते हैं कि इस सिस्टम को हम कुछ खास तरह के मुश्किल लोगों से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते ही ऐसे हैं जो बार बार हमारे इमोशनल बटन्स दबाते रहते हैं। यहाँ कुछ पर्सनालिटी टाइप्स और उनसे निपटने की स्ट्रैटेजीज पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले एग्रेसिव डोमिनेटर, जो डरा धमका कर काम करवाते हैं। इनके सामने शांत रहना और अपनी बात पर टिके रहना सबसे अच्छा तरीका है। फिर आते हैं पैसिव एग्रेसिव लोग, जो अपना गुस्सा सीधे सीधे नहीं दिखाते। इनके साथ पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। तीसरे हैं इमोशनल वैम्पायर, जो हमेशा किसी ना किसी मुसीबत में ही रहते हैं। इनसे हमदर्दी तो रखिए, पर थोड़ी दूरी बनाकर। और आखिर में नार्सिसिस्टिक सीकर, जिन्हें हर वक्त अटेंशन चाहिए। इनसे तो स्ट्रैटेजी बनाकर थोड़ी दूरी बनाना ही सबसे बेस्ट है। और ये सब कुछ हमें इमोशनल कंट्रोल के सबसे बड़े गोल की तरफ ले जाता है, और वो गोल है इमोशनल इंडिपेंडेंस, यानी भावनात्मक आज़ादी हासिल करना। और यकीन मानिए, ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो क्या है ये इमोशनल इंडिपेंडेंस? इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी इमोशनल स्टेट, यानी हम कैसा महसूस कर रहे हैं, ये बाहरी घटनाओं या दूसरे लोगों के बर्ताव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये हमारे अपने चॉइस और फैसलों पर निर्भर करता है। ये एक तरह की पर्सनल फ्रीडम है, जहां कोई हमें डिगा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी उन चीज़ों से जुड़ी ही नहीं है जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आखिर में सवाल यही है, हमारे इमोशनल एक्सपीरियंस का, यानी हम जो महसूस करते हैं, उस कहानी का लेखक कौन है? और इसका जवाब ये है कि हम खुद उस कहानी के लेखक बन सकते हैं। ये पावर हमेशा हमारे पास होती है कि हमें रिएक्ट कैसे करना है, कहानी को किस नज़रिए से देखना है, और आखिर में हमें कैसा महसूस करना है। इस पर ज़रूर सोचिएगा।